नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजर एंड क्वालिफाइड लाइफ प्लानर। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में हैं ओंकार जी पटेल। सर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक होलसेल फार्मा के ओनर हैं, पटेल फार्मा करके। उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है और इज़ वेरी बिग एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज हम उनका फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। जनरली ये होता है ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात आती है तो बहुत बार ये होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में भी बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग लोग ये समझते हैं कि जनरली सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग है। या बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो एक ही चीज होती है, वो यानी ये कि हमने LIC ले लिया यानी बात खत्म हो गई। तो जब भी किसी से डिस्कशन होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो वो बंदा पहले ही बोलता है ना ना हमने पॉलिसी ले लिया, हमने पॉलिसी ले लिया। तो सिर्फ पॉलिसी बेचना या पॉलिसी लेना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है और इसी बारे में आज हम पटेल साहब को इस बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि उनको भी ये क्लैरिटी आए कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन बाय फाइनेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। पटेल साहब नमस्कार। पटेल साहब का एक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वो ही इज़ नथिंग बट एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। तो हमारा भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें हम पटेल साहब का पूरा चीज़ बताएंगे, समझाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। कि पहला पार्ट हमारा इसमें आता है कि हम इनको पहले डिटेल में फाइनेंशियल पिरामिड समझाएंगे, उसके बाद में एक बिजनेस साइकिल समझाएंगे, उसके बाद में हम इनका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेंगे, उसके बाद में फाइनेंशियल हेल्थ रिव्यू होता है, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर हम इनका बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो पटेल साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जिस तरह से हमारे लाइफ में हेल्थ और वेल्थ, ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो पहला चीज होता है हेल्थ और दूसरा होता है वेल्थ। तो जनरली ये बोला गया है कि अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मेरे पास में वेल्थ को वैल्यू है, और अगर मैं बहुत हेल्दी और वेल्थ से कंगाल हूँ तो कोई सेंस नहीं है। तो मेरा हेल्थ और वेल्थ दोनों भी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ और वेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये हमें अर्न करना पड़ता है। न हमें हेल्थ फ्री में मिलती है, न हमें वेल्थ या पैसा फ्री में मिलता है। तो अर्न का मीनिंग होता है कमाना पड़ता है। तो अर्न का स्पेलिंग है EARN, अर्न। ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। कंसिस्टेंट बेसिस पे रोज मुझे 45 मिनट अपने जीवन में रोज के 45 मिनट देने हैं मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज करने का पहला बेनिफिट ये होता है कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में नए बॉडी टिश्यूज बनाने के लिए, नए हेल्दी सेल्स को फॉर्मेशन के लिए, मेरे हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए मुझे एक्सरसाइज कंपलसरी जरूरत है। दूसरा है मेरा एटीट्यूड। एटीट्यूड मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बार ये होता है ना कि हम इस निगेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं, हर जगह निगेटिव है। कहीं भी अगर देखा जाए तो ना तो हमें न्यूज़ चैनल पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है, नहीं कहीं सोशल मीडिया पे पॉजिटिव मिल रहा है। हर जगह निगेटिव चीज़ों पे ही डिस्कशन होता है। तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है रेस्ट। रेस्ट की जब बात आती है तो दो टाइप से होना चाहिए। मुझे 8 घंटे की रेस्ट लेना जरूरी है और उसमें से 4 घंटे जो होते हैं, पहले 4 घंटे जो मेरी बॉडी रिकवरी के लिए देती है, जो मेरे बॉडी में टीयर एंड वियर हुआ उसको रिकवर करने के लिए जरूरी होते हैं। और अगले 4 घंटे मुझे अगले दिन के लिए एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए जरूरत होती है। तो ये है। और उसके बाद में होता है न्यूट्रिशन की बात आती है। N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन। तो बैलेंस डाइट और फुल ऑफ न्यूट्रिशन मेरा खाना होना चाहिए। तो मुझे कैसे खाना चाहिए इस बारे में जब बात आती है तो हमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये हेल्प किया है कि एक WHO का एक पिरामिड होता है, फूड पिरामिड जिसे कहा जाता है, जिसका बेस होता है वो एज पर हर फिजिकल जियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। एज वाइज ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड पिरामिड की अगर बात करें तो नीचे में सबसे पहले होता है हमें कार्ब चाहिए, उसके बाद में हमें विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, उसके बाद में हमें प्रोटीन चाहिए, उसके बाद में हमें कैलोरीज चाहिए, फैट्स जिसे कहा फैट्स बोला है, फैट चाहिए,
ओमेगा 3 और ओमेगा 6, और दूसरा बाद में हमें एम्प्टी कैलोरीज चाहिए। तो इस तरह से हमारा पिरामिड होता है। अगर ये पिरामिड हमारा बैलेंस है तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फायदा हमारे जीवन में ये है कि हमारे जीवन में होने वाले बीमारियां वो 90% से हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सीडेंटल सिचुएशन छोड़ दी जाए तो हम हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए 90% इसमें सक्सेसफुल होते हैं। जनरली हमारी जो बीमारियां होती है उसमें से 90% बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं, और रिमेनिंग 10% हमारा इन्फेक्शियस डिसीजेस कहा जाता है, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो। और ये अगर पिरामिड मेरा अगर बैलेंस है तो उसका मेरा बेनिफिट ये है कि मैं हेल्दी लाइफ लीड कर सकता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये। तो उसी तरह से ये अगर हम 4 चीजें, हम 4 पिलर ऑफ हेल्दी लाइफ कहा जाता है, अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं मेरे वेल्थ के बारे में, तो वेल्थ का भी एक सिचुएशन होती है, और उसमें भी हमारे पास में एक पिरामिड होता है, और इस पिरामिड का बेस होता है प्रोटेक्शन। इसे फाइनेंशियल पिरामिड कहा जाता है। दूसरा इसका मिड ऑफ द पिरामिड क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा होता है सेविंग्स, और तीसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। जनरली हमारा लाइफ का पिरामिड इस तरह का होना चाहिए, जिस तरह से आप सब भी देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा पिरामिड है, तो ही हम फाइनेंशियली फिटनेस रह सकता है। जब बात प्रोटेक्शन की आती है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि जनरली प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो प्रोटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेरा इनकम रिप्लेसमेंट प्रोटेक्शन। इनकम रिप्लेसमेंट प्रोटेक्शन, तो इनकम रिप्लेसमेंट प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो इसका मीनिंग ये होता है कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो कि जिसकी वजह से मैं अगर कल ना रहूं, या मेरा इनकम कल अगर कुछ कारण से डिस्टर्ब हो जाए, तो मेरे इनकम को रिप्लेस करने की ताकत जिस टूल्स में है वो टूल्स मेरे पास में होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर प्रोटेक्शन के पार्ट की बात करें तो हमारा एक्सपेंस रिप्लेसमेंट प्रोटेक्शन। कुछ एक्सपेंसेस हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं कि जो हमें एनी हाउ करने होते हैं, उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तीसरा है मेरा लायबिलिटीज प्रोटेक्शन। जब बात लायबिलिटीज प्रोटेक्शन की आती है तो लायबिलिटीज की प्रोटेक्शन की बात आती है तो मेरी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है। जनरली हमारे सोसाइटी में एक चीज होती है कि वो ये बोला जाता है कि यार हमने कोई लोन ले लिया, मैं अगर कल नहीं भी भरूं तो मुझे बैंक कुछ नहीं कर सकती है। या बहुत बार ये चीज देखा गया है कि हमें हमारे लाइफ में ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर में जो हेड ऑफ द मेंबर है उसने कोई लोन ले लिया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, या फिर उसने सुसाइड कर लिया, तो बैंक को नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हमने कोई लायबिलिटीज क्रिएट किया है, कोई लोन लिया हुआ है, तो उसे हमें एनी हाउ रीपे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें उसके अगेंस्ट एक राइट प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। उसके बाद में होता है हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहां कोई कैपिंग या लिमिटेशंस नहीं है, आप अनलिमिटेड बिलिंग हो सकता है। नॉर्मल डेंगू का बिल भी मैंने लाखों में देखा हुआ है, एक्सीडेंटल सिचुएशन में 1-1, 2-2 करोड़ का बिल आया हुआ है। तो ये मेडिकल एक्सपेंस को अगर हमने प्रोटेक्ट करके नहीं रखा, और अनफॉर्चुनेटली अगर ये रिस्क हमारे लाइफ में ट्रिगर हो गई, तो हमारा सब कुछ जीरो हो सकता है। दूसरा होता है हमारा हेल्थ प्रोटेक्शन, क्योंकि हम हेल्दी रहें और अगर बीमार ना पड़े उसके लिए भी हमें कुछ फंड्स कंसिस्टेंटली हमारे लाइफ टाइम में जरूरत होती है। उसके बाद में है हमारा स्पेशल नीड। स्पेशल नीड की बात जब आती है तो स्पेशल नीड में हम बहुत बार ये गलत, मतलब स्पेशल नीड हमें समझ में ही नहीं आता। तो स्पेशल नीड का एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, तो हमारा चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन की जब बात आती है तो हमारे बच्चों के एजुकेशन, अभी कंसिस्टेंटली चाइल्ड एजुकेशन बढ़ते जा रहा है। आप इस चीज को एग्री कर रहे हैं, बराबर है? हर साल ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एटलीस्ट 10% के इन्फ्लेशन के साथ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा है चाइल्ड मैरिज। अगर हम इंडिया में हैं, हम भारतीय संस्कृति को मान रहे हैं, तो हमारे इसमें हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चों की अच्छे से शादी की जाए।
तो उसके लिए भी हमारे आज सोसाइटी में देखा जाए तो बहुत बड़ा खर्चा है। और तीसरा होता है हमारा स्पाउस का रिटायरमेंट। स्पाउस का रिटायरमेंट जनरली ये देखा गया है कि हमारे पुरुष प्रधान संस्कृति में हम जेंट्स ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, वाइफ के लिए नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर जेंट्स अगर इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है तो उस वाइफ का क्या होता है ये कभी नहीं सोचा जाता, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स प्लानिंग। कुछ हमारे पास में ऐसे टूल्स होते हैं कि जिसमें हम हमारे बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट्स के लिए कुछ ऐसा कार्पस क्रिएट करें जो टैक्स फ्री हो, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के साथ में मुझे बड़ा हेवी टैक्स भरना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए मुझे ये प्लानिंग करना जरूरी है। उसके बाद में आता है विल क्रिएशन, कि वसीयत बनाना। बहुत बार ये होता है कि वसीयत का मीनिंग लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब ये जो चीजें हैं वो अमीर लोग ही करते हैं, लेकिन आपने जो कुछ कमाया है वो आपके बच्चों तक सही सलामत पहुंचे। और अगर फैमिली में कोई बड़े झगड़े ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए जनरली छोटी से छोटी चीज के लिए भी समाज में ये चीजें होती हैं, तो उसके लिए है। और उसके बाद में है जनरल प्रोटेक्शन, क्योंकि हमने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट किया, हमने कुछ चीजें बनाई हुई है, तो उसके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट भी उसके लिए भी हमें एक प्रोटेक्शन क्रिएट करना जरूरी है। तो इस तरह से इसके अलावा भी बहुत सारी मेजर कुछ चीजें मैंने ली है। उसके बाद में आता है सेविंग्स। सेविंग्स का मीनिंग ये होता है कि हमारा इमरजेंसी कॉन्टिजेंसीज। इमरजेंसी कॉन्टिजेंसीज का मीनिंग क्या होता है कि जहां मैं 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखूं। अब ये 12 ही महीने क्यों? क्योंकि जनरली देखा गया है कि कोई भी सोसाइटी में मेजरली 6 से 12 महीने का से ज्यादा कोई भी सिचुएशन स्टेगनेंटली नहीं रही है। जैसे अभी हमें एक रिसेंट एग्जांपल देखते हैं तो कोविड है। कोविड भी 3 महीने तक लोग बहुत पैनिक थे, लेकिन ग्रेजुअली फिर मार्केट खुलना शुरू हो गया और धीरे धीरे सब चीजें लाइन पे आ गई। किसी आदमी की जॉब चली जाती है या कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वो नहीं कमा पा रहा है, तो मैक्सिमम 6 से 12 महीने, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ वे आउट निकलता है, इसलिए 6 से 12 महीने। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? तो एग्जाम्पल अगर हम ले तो बच्चों का फीस, वो किसी भी सिचुएशन में हमें भरना है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घरगुती जो खर्च महीने के जो बेसिक खर्चे हैं वो। उसके बाद में हमारा कुछ टैक्सेशन है वो। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल्स के बिल है, ये वाली सब चीजें। उसके बाद में इंश्योरेंस के प्रीमियम है, क्योंकि इंश्योरेंस के प्रीमियम एक आधा इंसान अगर दुनिया छोड़ के चले जाता है तभी वो रुकते हैं, अदरवाइज तो प्रीमियम चालू रहते हैं। अगर आप प्रीमियम नहीं भरोगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो ये तो इस तरह की कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका हमें 6 से 12 महीने का व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। अब ये कहाँ रखते हैं जनरली लोग? तो ये लोग रखते हैं जनरली बैंक के सेविंग अकाउंट में। अगर सेविंग अकाउंट में ये चीज रखी जाती है तो सेविंग अकाउंट हमें रिटर्न्स देता है 2 to 3% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 2 से 3% के इंटरेस्ट पे अगर मेरा फंड्स ग्रो कर रहा है और मेरी महंगाई जो है, मेरा इन्फ्लेशन रेट जो है वो है 10%, 7 to 10% इन बिटवीन दैट। अगर मेरा लाइफस्टाइल का देखो तो वो ज्यादा है, इनका एवरेज निकालो तो 10%, यानी हर साल मेरा फंड 7 to 8% से डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हमें जो पार्क करना है फंड सेविंग अकाउंट सेविंग का, वो यानी इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी फंड्स को हम कहीं और पार्क करेंगे। हमारे पास में ऐसे 75 प्लस पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल है कि जहां हम ये सेविंग फंड्स पार्क करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट। जनरली इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लोग सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट यानी ऐसा कि इन्वेस्टमेंट का एक डेफिनेशन होता है कि जहां पे मेरा जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो उस इन्वेस्टमेंट को मैं कैरी आउट करता हूँ, जहां मुझे जीडीपी है 7 to 8% का और 5 to 7% का मेरा इन्फ्लेशन है, यानी 13-14% 15% तक का जो मुझे रिटर्न्स मिलता है वो मेरा है इन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरह से अगर आप अपना फाइनेंशियल पिरामिड को बैलेंस करते हो, तो आप जिस तरह से फूड पिरामिड को बैलेंस करने से आप हेल्दी रह सकते हो, उसी तरह से अगर आप फाइनेंशियल
पिरामिड को बैलेंस करते हो तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ बढ़िया रहेगा, आप बीमार नहीं होंगे फाइनेंशियली। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स, हम आज सर से इस बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि हमारा फाइनेंशियल पिरामिड कैसा बैलेंस होना चाहिए। आई थिंक सर आपको कुछ इस बारे में कुछ डाउट्स, क्वेश्चन कुछ है डाउट क्या? तो कुछ भी नहीं इसके अंदर। ऐसा मतलब तुम हेल्थ के साथ वेल्थ दोनों को मैनेजमेंट करके साथ में चलना चाहिए अपने को, ताकि जैसे एग्जैक्टली बहुत बढ़िया बात बोली आपने, क्योंकि अगर मैं हेल्दी हूँ और वेल्दी नहीं हूँ तो सेंस नहीं है, और सिर्फ वेल्थ है मेरे पास और हेल्थ नहीं है, तो इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है, मुझे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए और उसके लिए भी मुझे प्लानिंग की जरूरत होती है। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो जनरली फ्रेंड्स ये देखा गया है कि अगर आप ये देखें तो बहुत बार ये होता है कि हम जनरली हमारे लाइफ में मेडिक्लेम ले लेते हैं, सही है ना। लोगों को लगता है कि भैया अगर मैं मेडिक्लेम नहीं लूंगा और अचानक बीमार हो गया, कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन हो गई तो मुझे हॉस्पिटल में बड़े खर्चे आ सकते हैं, वो मेडिक्लेम ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जब आप 45 से 46 में एंट्री करोगे एज के, उस टाइम में आपका प्रीमियम जो है मेडिक्लेम का वो 35 टू 40% तक का बढ़ सकता है। बीच में अगर क्लेम नहीं आता है तो भी सोच के देखने वाली बात है सर। दूसरा हमारा स्लॉट आता है 55 टू 56 में, और उसके बाद में आता है 65 टू 66 में, और फिर 75 टू 76 में। इन 4 स्टेजेस में मेजरली आपका प्रीमियम काफी हद तक बढ़ता है, और इस वजह से हमारा जो कुछ भी प्लानिंग किया हुआ रहता है ना, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो उसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि हमें ये नौबत हमारे जीवन में आने वाली है। तो इसीलिए जब ये हेल्थ प्रोटेक्शन का बात होता है, जब मेडिकल एक्सटेंशन, मेडिकल एक्सपेंसेस को प्रोटेक्शन की बात आती है, तो ये चीज को खास करके उसमें देखा जाता है कि जनरली ये होता है कि ये तो बढ़ने वाला है, ये तो सत्य है। हम जरूरी नहीं है हम जिस दिन रिटायर हो गए, 60 साल के रिटायर हो गए, दूसरे दिन मरने वाले नहीं है, शायद नहीं है। तो ऐसे टाइम में जब मैं आगे की जीवन जीने के लिए मेरा इनकम शायद बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, उस टाइम में मैं मेडिक्लेम को कैसे रिन्यूअल करूंगा? आज के अमाउंट से मल्टीफोल्ड हो चुका होगा आपका प्रीमियम। शायद आज आपका प्रीमियम कम है, आज आप शायद 10-12 हजार रुपए में आपका कवर ले रहे हो, लेकिन जब आप 60 के हो जाओगे तब शायद हो सकता है वो 60,000 1 लाख के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में महंगाई के अकॉर्डिंग और ये स्लैब के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में इन चीज़ों को बारीकाई से डिस्कस करके, उसके साथ में राइट कैलकुलेशन करके, राइट अलोकेट करके आपके फंड्स को डेवलप करना ज़रूरी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है इस बारे में? आगे आपको कुछ समझ में? तो चलो सर, इसके बारे में हम आगे शुरू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।